जीवों में कौन कौन से अणु पाए जाएंगे, कौन कौन से यौगिक पाए जाएंगे, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। ऐसा अमीनो एसिड जिस पर बराबर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है बेटा, इनको हम बोलते हैं ज्विटर आयन फॉर्म। जितने भी आपके एंजाइम्स होते हैं बेटा, ये सारे के सारे तृतीयक संरचना बनाते हैं। हेलो जी, नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं सारे प्यारे बच्चे। मैं डॉक्टर प्रियंका मिश्रा, आपकी अपनी जूलॉजी फैकल्टी, स्वागत करती हूँ आप सभी का इस माइंड मैप सीरीज़ में। और लेकर के आई हूँ इस माइंड मैप सीरीज़ में जूलॉजी का जंतु विज्ञान का अगला अध्याय। और ये अपना क्लास 11th का लास्ट टॉपिक है या लास्ट चैप्टर है। एंड चैप्टर का नाम है अपना जैव अणु, बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कम से कम समय में पूरे चैप्टर को हम समराइज़ करें। और शुरू करते हैं बेटा कि इस चैप्टर में टॉपिक क्या क्या हैं जो आपको पढ़ने। तो सबसे पहले तो परिचय, ठीक है। उसके बाद रासायनिक जो भी संगठन होते हैं किसी भी जीव में, उनका हम विश्लेषण कैसे करते हैं, हमने कैसे पता लगाया कि किस जीव में कौन कौन से रसायन पाए जाते हैं। इसी बीच में हम चर्चा करेंगे जीव और निर्जीव में कौन कौन से तत्वों में अंतर पाया जाता है, एक जैसे होते हैं, अलग होते हैं, कैसे होते हैं। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे आपके सूक्ष्म जैव अणुओं की। सूक्ष्म जैव अणु में बेटा हम अमीनो अम्ल की बात करेंगे, हम वसा की बात करेंगे, हम नाइट्रोजनी क्षार की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे प्राथमिक और द्वितीयक उपापचयज क्या होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बृहद जैव अणु क्या होते हैं, मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। फिर हम बात करेंगे प्रोटीन क्या होते हैं। प्रोटीन के बाद पॉलीसेक्राइड्स, बहुशर्करा क्या होते हैं। इसके बाद बेटा न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल के बाद हम बात करेंगे एंजाइम्स की। ठीक है, ये अपने आज के टॉपिक होने वाले हैं इस चैप्टर में। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले परिचय। तो जैव अणु होते क्या है बेटा, जैव अणु मतलब जीवों में पाए जाने वाले अणु। ठीक है, सरल बिल्कुल, जीवों में पाए जाने वाले अणु। ठीक है, इनको बेटा हम बोलते हैं जैव अणु। अब जीवों में कौन कौन से अणु पाए जाएंगे, कौन कौन से यौगिक पाए जाएंगे, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इन सभी के अध्ययन की बेटा हम बात करते हैं। इस जैव रासायनिकी एक अपनी ब्रांच होती है, इसको आप चाहे बायो की ब्रांच बोल लो, चाहे इसको आप केमिस्ट्री की ब्रांच बोल लो, एक ब्रांच होती है अपनी बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो जीवों में पाए जाने वाले अणु पर कैसे अणु, तो इसमें हम बात करेंगे जीवों में पाए जाने वाले जितने भी आपके कार्बनिक अणु हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनको बेटा हम बोलते हैं जैव अणु। ठीक है, अब किस जीव में कौन से जैव अणु पाए जाते हैं बेटा, तो इस पर हमने कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। इसी बीच में आपको ये भी बता दूं कि हमने ये भी देखा कि जो तत्व आपके जीवों में पाए जाते हैं या वही आपके निर्जीव में पाए जाते हैं। निर्जीव में बेटा हमने यहाँ पर तुलना की है भूपर्पटी से। ठीक है ना, तो रासायनिक संगठन का जब हम विश्लेषण करते हैं किसी भी जीव निर्जीव में, तो निर्जीव में हमने बात की है बेटा भूपर्पटी की। भूपर्पटी मतलब अर्थ क्रस्ट, मतलब अपनी जो पृथ्वी है उसकी सबसे बाहरी परत, उसको बोलते हैं अर्थ क्रस्ट, भूपर्पटी। ठीक है, तो ऐसा देखा गया बेटा जब भूपर्पटी और हमने जीवों में पाए जाने वाले तत्वों की तुलना की, तो ऐसा देखा गया कि लगभग दोनों में एक ही जैसे तत्व पाए जाते हैं। उनमें भी कार्बन है, हमारे अंदर भी कार्बन, वहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, वहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सिलिकॉन और भी बहुत सारे तत्व। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे तत्व जो हमारी तुलना में जो भूपर्पटी है उसमें ना के बराबर पाए जाते हैं, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, उसमें आता है आपका नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन बेटा पाया दोनों में पाया दोनों में जाता है, लेकिन भूपर्पटी में बहुत कम मात्रा में। वहीं बेटा अगर हम बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन एक ऐसा तत्व है जो कि जीवों के अंदर नगण्य, ना के बराबर पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा बेटा अपने 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। ठीक है, इसको याद करने के लिए मैं बताती हूँ कौन सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, ये 5 ऐसे तत्व हैं जो जीवों में भूपर्पटी की तुलना में अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारे के सारे तत्व भूपर्पटी में जीवों की तुलना में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको 2 चीज़ें यहाँ पर बताई कि जो आपका नाइट्रोजन है ये आपकी भूपर्पटी में बहुत थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। इसी तरीके से आपका जो सिलिकॉन है बेटा, ये आपके जीवों में नगण्य यानी कि ना के बराबर पाया जाता है। इतना ही आपको यहाँ पर याद रखना है। अब हम बात करते हैं हमने कैसे रासायनिक संगठनों का विश्लेषण किया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जीवों की, तो जीवों में बेटा हमने कैसे विश्लेषण किया, उसके लिए हमने क्या किया, एक जीव ऊतक को लिया, कोई भी जीव ऊतक लिया बेटा, इस जीव ऊतक को बेटा हमने TCA के साथ, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिटिक एसिड के साथ पीसा। ठीक है, मोटर पेसल क्या बोलते हैं उसको, खल्लड़ मूसल की मदद से, और इससे बेटा हमें एक गाढ़ा कर्दम मिला, एक थिक स्लरी मिली। इस गाढ़े कर्दम को बेटा हमने क्या किया, हमने एक चीज़ क्लॉथ की मदद से छाना। जब हमने इसको छाना बेटा, तो इसको छानने पर
हमें दो तरीके के यहाँ पर विभाजन मिला। एक वो जिनका आकार बड़ा था, ठीक है, जिनका भार ज़्यादा था, इनको बेटा हमने बोला अम्ल अविलेय अंश, क्योंकि ये अम्ल में नहीं घुले, ठीक है, तो इनको हमने बोल दिया अम्ल अविलेय अंश, एसिड इनसॉल्युबल पार्ट, या बेटा इसी को हमने बोल दिया धारित, मतलब कि रिटेंटेट। दूसरे जो घुल करके नीचे आ गए क्योंकि उनका आकार छोटा था, तो इसलिए बेटा इनको हमने बोल दिया अम्ल विलेय अंश, ठीक है, और अम्ल विलेय अंश बेटा जो होते हैं इसी में आ जाता है, इसको हम बेटा निस्यंद भी बोल देते हैं, ठीक है। अब ऐसा देखा गया बेटा कि जो निस्यंद थे, जो अम्ल में घुल करके नीचे आ गए, ये वो थे, वो अणु थे या वो जैव अणु थे जिनका आणविक भार 18 से 800 डाल्टन तक था, ठीक है। इनका जो आणविक भार था, जो अणु भार था बेटा, वो 18 से 800 डाल्टन तक था, बहुत छोटा था, बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स थे, बहुत हल्के थे। वहीं वो जो अम्ल अविलेय अंश में थे, जो धारित बन गए थे बेटा, इनका आणविक भार 10,000 डाल्टन से ज़्यादा था, ठीक है, 10,000 डाल्टन से ज़्यादा था। तो क्योंकि बेटा इनका भार ज़्यादा था, मतलब इनका आकार भी बड़ा होगा, तो इनको बेटा हमने बृहद जैव अणु बोल दिया, मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स बोल दिया। वहीं जो जिनका आणविक भार कम था, छोटे थे, इनको बेटा हमने सूक्ष्म जैव अणु बोल दिया। अब इनमें क्या क्या आते हैं बेटा, तो बृहद जैव अणु में बेटा आपकी गिनी चुनी चीज़ें आती हैं। क्या क्या हैं वो गिनी चुनी चीज़ें? इसमें आ जाते हैं बेटा आपके प्रोटीन, इसमें आ जाते हैं आपके पॉलीसेक्राइड्स, इसके अंदर आ जाते हैं आपके न्यूक्लिक एसिड्स या न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, इसमें आ जाते हैं आपके न्यूक्लिक अम्ल, और इसमें आ जाते हैं आपके वसा, ठीक है। यहाँ पर मैं वसा के बाहर सर्कल बना रही हूँ। सूक्ष्म जैव अणु में क्या आ जाते हैं बेटा, तो इसमें आ जाते हैं आपके अमीनो अम्ल, ठीक है, इसमें आ जाते हैं आपके मोनोसेक्राइड्स, मोनो और डाइसेक्राइड्स, ठीक है, इसमें आ जाते हैं आपके सेक्राइड्स, इसमें आ जाते हैं आपके नाइट्रोजनी क्षार, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, ये सब आ जाते हैं आपके किसमें, अम्ल विलेय अंश में। साथ ही साथ बेटा अम्ल विलेय अंश की अगर हम बात करें तो इसमें आपका जल आ जाता है, इसमें आपके आयंस भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जितने मैंने नीचे लिखे इन सबको बेटा हम क्या बोलेंगे, सूक्ष्म जैव अणु, और जो ऊपर है बेटा इनको हम बोलते हैं बृहद जैव अणु। अब यहाँ पे मैंने वसा के आगे सर्कल बनाया है, तो वसा बेटा एक ऐसा भाग है जो अम्ल अविलेय अंश में जरूर आता है, धारित में जरूर आता है, पर वास्तव में इसका जो आणविक भार होता है बेटा वो 1000 डाल्टन से कम होता है। इनफैक्ट आई मस्ट से कि 800 डाल्टन तक होता है। क्योंकि इसका आणविक भार कम है बेटा, तो इसको सूक्ष्म जैव अणु में होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। तो वसा बेटा देखा जाए ये आपका सूक्ष्म जैव अणु है, लेकिन फिर भी बेटा इसको हम कहाँ रखते हैं, इसको हम धारित में रखते हैं या अम्ल अविलेय अंश में रखते हैं। क्यों, उसका मैं कारण बताती हूँ। क्योंकि बेटा वसा जो होता है ये आपकी कोशिका में, कोशिका झिल्ली और जो कोशिकांगों की झिल्ली होती है उसमें पाया जाता है। जब हम इसको बेटा एसिड के साथ मिलाकर के पीसते हैं, उस कंडीशन में बेटा ये जो वसा होता है, क्योंकि आपको पता है इसका एक शीर्ष होता है, पूंछ होती है, शीर्ष इसका जलरागी होता है, पूंछ इसका जल विरागी होता है, उसकी वजह से बेटा ये पुटिका का निर्माण कर लेता है। और ये पुटिका बेटा भारी होने के कारण या बड़ी होने के कारण आकृति में ये छन नहीं पाती है, ठीक है। तो वास्तव में वसा जो है वो आपके सूक्ष्म जैव अणु है, लेकिन इनको हम धारित में क्यों रखते हैं उसका मैंने आपको कारण बता दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इसके अलावा हमारे जीवों में क्या क्या पाया जाता है, तो उसको आपको मतलब किसी भी आप जीव ऊतक का अगर भार लोगे, किसी भी जीव ऊतक का भार ले लो, ठीक है, तो इसको बेटा हम उसका क्या बोलते हैं, वेट वेट या वेट फ्रेश वेट भी बोलते हैं, ताज़ा भार बोल सकते हैं इसको, ठीक है, हम उसका ताज़ा भार बोल सकते हैं या हम इसको नम भार बोल सकते हैं। क्योंकि जीवों में किसी भी जीव ऊतक को आप उठा लो उसमें 70 से 90% तो पानी होता है,
ठीक है। तो जब हम उसका फ्रेश वेट ले रहे हैं मतलब उसमें उस टाइम पे पानी है, तो हम उसका नम भार ले रहे हैं। इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, हम उसको धूप में सुखाएंगे बढ़िया तरीके से। तो उसका जब सारा का सारा जल जो होगा वो वाष्पीकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल इवेपोरेट हो जाएगा। उसके बाद बेटा हम उस ऊतक का जो भार लेंगे उसको बेटा हम उसका शुष्क भार बोलेंगे, ड्राई वेट बोलेंगे। ठीक है। क्यों शुष्क भार, क्योंकि उसमें जितना भी पानी था वो सारा का सारा वाष्पीकृत हो गया, इवेपोरेट हो गया। और इसी से हमें पता लगता है कि किसी भी जीव ऊतक में कितना % पानी था, उसका कितना भार कम हो गया, उतना % उसमें पानी था। फिर बेटा क्योंकि अब उसका ड्राई मतलब एकदम ड्राई हो चुका है तो हम इसको जला सकते हैं। ठीक है। तो जब हम इसको बेटा जलाएंगे, जलाने के बाद इसके अंदर जो भी वॉलेटाइल आपके जो पदार्थ हैं वो सब उड़ जाएंगे। तो बचेगा बेटा आपका भस्म, जिसको हम बोलते हैं ऐश। ठीक है। और इसके अंदर बेटा आपको मिलते हैं अकार्बनिक पदार्थ या अकार्बनिक आयंस। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जीवों के अंदर कौन कौन से अकार्बनिक आयंस पाए जाते हैं, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन। ठीक है। ये दुनिया भर के सोडियम NaCl पाए जाते हैं, CaCO3 पाया जाता है, सोडियम मतलब हाइड्रोजन सल्फेट पाया जाता है। ये सब दुनिया भर के जो भी अपने अंदर आयंस और कंपाउंड्स पाए जाते हैं वो सब हमें मिल जाते हैं। ठीक है। तो हमें इस एक्सपेरिमेंट से ये पता लगता है कि कितना % किसी भी जीव में क्या मतलब पानी पाया जाता है, कितना % उसमें आयंस पाए जाते हैं। तो हमें ये पता लगता है कि आयंस तो मात्र 1% ही होते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं अमीनो अम्ल की। किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे बेटा आपके अमीनो अम्ल की। जब हम अमीनो अम्ल की बात करते हैं बेटा, तो अमीनो अम्ल में, एक मिनट मेरे को ना यहाँ से एक खाली स्लाइड ले जाने दो। जब हम अमीनो अम्ल की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली चीज़ बेटा ये है कि अमीनो अम्ल होते क्या हैं। तो अमीनो अम्ल जो होते हैं बेटा ये आपके प्रतिस्थापित मीथेन है। एक तरीके से अमीनो अम्ल जो होते हैं बेटा ये आपके सब्स्टिट्यूटेड मीथेन से। ये सारे के सारे अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे अब हम पढ़ रहे हैं आपके सूक्ष्म जैवअणु। ठीक है ना। तो सूक्ष्म जैवअणु में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपके अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल बेटा क्या होते हैं, ये आपके प्रतिस्थापित मीथेन है। वैसे तो बेटा मैं इसमें ना लिखूं, मैं सब कुछ आपको ओरली बताती चलूं, कर सकते हैं हम ऐसा, लेकिन फिर वो पॉडकास्ट हो जाएगा। ठीक है। इससे थोड़ा थोड़ा लिखना भी पड़ेगा। अमीनो एसिड में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि ये प्रोटीन की एकलक इकाई बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में मिलकर के ही प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है। तो ये प्रोटीन की एकलक इकाई है। जब ये बेटा प्रोटीन की एकलक इकाई है, इसका मतलब कई सारे अमीनो एसिड मिलकर के ही प्रोटीन बनाते हैं। और जब ये बेटा आपस में मिलते हैं तो इनके मध्य क्या बनता है, इनके मध्य पेप्टाइड बंध बनता है। ठीक है। पेप्टाइड बंध कैसे बनता है, निर्जलीकरण संश्लेषण से। और इस पेप्टाइड बंध को बेटा हम CONH बंध भी बोल देते हैं। ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन जो आपके नीट में आता है, किसी भी अमीनो एसिड की बेटा जो प्रकृति होती है, रासायनिक और भौतिक प्रकृति, वो उसके अंदर उपस्थित उसका कार्बोक्सिल समूह। ठीक है। ये कार्बोक्सिल समूह, ये आपका अमीनो समूह NH2, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका एक परिवर्तनशील R। जैसे जैसे R बदलता जाता है अमीनो एसिड बदलता जाता है। और जैसा कि मैंने बोला अमीनो एसिड प्रोटीन की एकलक इकाई, तो ऐसे 20 अमीनो एसिड्स हैं बेटा जो कि बदलते जाते हैं अपनी अपनी पोजीशन, और बेटा प्रोटीन भी बदलता जाता है। वैसे तो हमारे नेचर में 200 से ज़्यादा ऐसे अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, लेकिन 20 ही केवल ऐसे अमीनो एसिड है जो कि प्रोटीन की संरचना में संरचना को बनाने में भाग लेते हैं, और उनको बेटा हम मैजिक 20 अमीनो एसिड्स कहते हैं। जितने भी अमीनो एसिड्स हैं बेटा ये सारे के सारे अल्फा अमीनो एसिड्स हैं। अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जिसके साथ एक कार्यात्मक समूह जुड़ा है, इसके साथ तो दो जुड़े हैं भाई साहब। ठीक है। अब अमीनो एसिड की मैंने कहा रासायनिक और भौतिक प्रकृति, उसके अंदर उपस्थित है कार्बोक्सिल समूह, अमीनो समूह, और आपका R डिसाइड करता है। जैसे जैसे बेटा R बदलता जाएगा आपका अमीनो एसिड बदलता जाएगा। अगर ये R हो गया आपका हाइड्रोजन, तो आपका अमीनो एसिड हो जाएगा ग्लाइसिन। क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन। अगर ये R हो गया बेटा आपका मिथाइल, तो आपका अमीनो एसिड हो जाएगा एलानीन। और अगर ये R हो गया आपका हाइड्रोक्सी मिथाइल CH2OH, तो आपका अमीनो एसिड हो जाएगा बेटा सेरीन। इसके अलावा इस R में एरोमेटिक कोई वलय भी हो सकता है, जिसके हिसाब से हम बोलते हैं कि एरोमेटिक अमीनो एसिड्स भी होते हैं। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं बेटा, 3 होते हैं, और इनका जो ट्रिक है वो है आपका TPT, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानीन और टायरोसिन। इसके अलावा अमीनो एसिड अपनी रासायनिक प्रकृति के हिसाब से बेटा कैसे होते हैं, ये अम्लीय हो सकते हैं, ठीक है, एसिडिक हो सकते हैं,
ये आपके क्षारीय हो सकते हैं, यानी कि बेसिक हो सकते हैं क्षारीय, और बेटा ये आपके उदासीन हो सकते हैं, मतलब कि न्यूट्रल हो सकते हैं। तो न्यूट्रल का उदाहरण है आपका वेलिन, नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। क्षारीय का उदाहरण है बेटा आपका लाइसिन, ठीक है, और आपके अम्लीय का उदाहरण हो गया आपका एस्पार्टिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल, ठीक है। ये आपके अमीनो एसिड के कुछ एग्जाम्पल्स जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। साथ ही मैंने आपको कुछ ये भी बताया था जिनका जिक्र आगे प्रोटीन में दिया है कि आपके अमीनो एसिड आवश्यक, अर्धावश्यक और अनावश्यक भी होते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के हिसाब से आवश्यक और अनावश्यक होते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल वो होते हैं जो हमें आवश्यक है भोजन के थ्रू, क्योंकि हमारी बॉडी उनको नहीं बना पाती तो हमें वो भोजन से चाहिए। अनावश्यक वो है जो हमारी बॉडी बना रही, क्योंकि बॉडी बना रही तो हमें उसकी बाहर से आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अर्ध आवश्यक बेटा वो होते हैं जो कि बच्चों में तो भोजन से चाहिए, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनकी बॉडी उसको बनाने लग जाती है। तो आवश्यक में बेटा 8 अमीनो एसिड्स आते हैं, कौन कौन से? TBTL 8PM, थ्रियोनिन, वेलिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइलएलनिन और मेथियोनिन, ठीक है। ये 8 आपके आवश्यक हैं। अर्ध आवश्यक में बेटा आते हैं आपके हिस्टीडीन और आर्जिनिन, बाकी जो भी नाम आ जाए सारे के सारे अनावश्यक है। यहाँ पर खत्म होता है आपका अमीनो एसिड। इसी में एक छोटा सा बेटा एक चित्र दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, ज्यूटेरायन क्या होते हैं। आपके अमीनो एसिड से बेटा जो उपस्थित आपका कार्बोक्सिल और अमीनो समूह है, ये मतलब आयनीकरण प्रकृति के होते हैं, आयनाइज्ड नेचर के होते हैं, ठीक है। आयनाइज्ड नेचर मतलब अगर आप इनको अम्लीय और क्षारीय माध्यम में डालोगे तो इनके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं। ऐसा अमीनो एसिड जिस पर बराबर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है बेटा, इनको हम बोलते हैं ज्विटर आयन फॉर्म, ठीक है। ये अमीनो एसिड का ज्विटर आयन प्रारूप होता है। ज्विटर आयन क्या होते हैं? ऐसे अमीनो एसिड्स जिनके ऊपर बराबर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। दिस इज इट। इसके बाद बेटा आपका अगला है यहाँ पर वसा। वसा में ये हो गया आपके अमीनो एसिड्स, ठीक है। इसके बाद अगला आता है आपका वसा। तो वसा में बेटा क्या क्या आ जाएगा, यहीं पे मैं हेडिंग डाल देती हूँ। वसा होते क्या है बेटा? लिपिड्स हैं। ये जल में घुलनशील नहीं होते, पहली बात तो, ठीक है। जल में घुलनशील नहीं होते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बेटा अगर हम बात करें, वसा आपके 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं सरल वसा, ठीक है। दूसरे होते हैं संयुक्त वसा। तीसरे होते हैं आपके व्युत्पन्न वसा। व्युत्पन्न वसा मतलब जो वसा से बनते हैं। तो वसा से बनने में हो गया बेटा आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया, स्टेरॉइड हार्मोन्स हो गए, जिनके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं, ठीक है। स्टेरॉइड हार्मोन्स जैसे कि आपके जनन संबंधी हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, सारे स्टेरॉइड्स हैं। आपके अधिवृक्क वल्कुट से निकलने वाले जो कॉर्टिकॉइड्स हैं, वो सारे के सारे स्टेरॉइड्स हैं, जिसमें आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एल्डोस्टेरोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, आपका कॉर्टिसोल और सेक्स या गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स आ जाते हैं। ये सारे के सारे आपके वसा व्युत्पन्न है। दूसरा आता है आपका संयुक्त वसा। संयुक्त वसा में ऐसी वसा जिसमें वसा के साथ कोई दूसरा भी कार्बनिक यौगिक है, जैसे कि वसा के साथ अगर प्रोटीन जुड़ जाए तो ये हो जाएगा आपका लाइपोप्रोटीन, ठीक है। वसा के साथ फास्फोरस जुड़ जाए, ये हो जाएगा आपका फॉस्फोलिपिड। वसा के साथ अगर शर्करा जुड़ जाए, ये हो जाएगा आपका ग्लाइकोलिपिड। वसा के साथ नाइट्रोजनी क्षार जुड़ जाए, ये हो जाएगा स्फिंगोलिपिड, ठीक है। फॉस्फोलिपिड आपकी कोशिका झिल्ली में पाया जाता है, आपकी कुपिका झिल्ली में पाया जाता है, लेसिथिन जिसका एक एग्जाम्पल है, चित्र एनसीईआरटी में दिया हुआ, वो भी हम देख लेंगे। ग्लाइकोलिपिड हो गया, लाइपोप्रोटीन हो गया, ये सब आपकी कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। साथ ही साथ बेटा आपका जो स्फिंगोलिपिड होता है, जो कि वसा और नाइट्रोजनी क्षार के मिलने से बनता है, ये स्फिंगोलिपिड बेटा आपके माइलिन अच्छत जो होते हैं न्यूरॉन के तंत्रिकाक्ष में, यही स्फिंगोलिपिड होते हैं, ठीक है ना। ये हम पढ़ चुके हैं। सरल वसा जो होते हैं बेटा, इसके 2 उदाहरण है आपके पास। तो सरल वसा में 2 चीज़ें आती हैं। क्या क्या आती हैं? एक तो है बेटा आपका वसीय अम्ल। सरल वसा में क्या आ जाते हैं? एक तो आते हैं आपके वसीय अम्ल, जिनको हम बोल देते हैं फैटी एसिड्स। दूसरे बेटा सरल वसा के अंदर आ जाते हैं आपके ग्लिसरॉल, ठीक है। वैसे तो ग्लिसरॉल बेटा एल्कोहल है, हम ये बोलते हैं ऐसे वसा जिसमें वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल दोनों साथ में मिले हुए हैं, एस्टरीकृत होकर के, मतलब एस्टर बंध का निर्माण करके, उनको बेटा हम बोलते हैं वास्तविक वसा। तो सरल वसा के अंदर भी एक होते हैं आपके वास्तविक वसा, एक होते हैं आपके मोम, ठीक है। तो वास्तविक वसा कौन होते हैं? जिसमें वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल जुड़े होते हैं। बाकी मोम क्या होते हैं? जिसमें वसीय अम्ल किसी और एल्कोहल के साथ जुड़ा है, ग्लिसरॉल को छोड़ करके, ठीक है। तो हम फिलहाल यहाँ पर बात कर लेते हैं सरल वसा में। मेन है बेटा आपका वसीय अम्ल। वसीय अम्ल क्या होते हैं बेटा? वसीय अम्ल हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं हैं जिसमें बेटा कार्बन की संख्या 1 से लेकर के 19 हो सकती है, और इस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के सिरे पर, इसके शीर्ष पर कार्बोक्सिल एसिड समूह लगा होता है, ठीक है।
और इसमें कार्बन की संख्या, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या 1 से लेकर के 19 हो सकती है। अब ये वसीय अम्ल आपके दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त वसीय अम्ल। संतृप्त वसीय अम्ल ऐसे वसीय अम्ल जिसकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड, एकल बंध पाए जाएंगे। असंतृप्त वसीय अम्ल में बेटा जो आपकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध पाए जा सकते हैं, मतलब पाए ही जाते हैं, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा द्विबंध पाए जा सकते हैं। ऐसा देखा गया है बेटा कि जो आपके संतृप्त वसीय अम्ल है इनका गलनांक जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। क्योंकि बेटा संतृप्त वसीय अम्ल का गलनांक ज़्यादा होता है, यही कारण है कि बेटा संतृप्त वसीय अम्ल जो होते हैं वो सर्दी में जम जाते हैं, जबकि असंतृप्त वसीय अम्ल तेल हैं सारे के सारे और ये सर्दियों में भी नहीं जमते। यहाँ पर मैंने आपको क्लासरूम में एक नारियल तेल का अपवाद बताया है जो कि असंतृप्त होते हुए भी सर्दियों में जमता है, क्यों, ठीक है। बाकी आपको समझ में आ गया। अब संतृप्त वसीय अम्ल का एक उदाहरण आपकी एनसीईआरटी में दिया है, पामेटिक अम्ल, ठीक है। संतृप्त वसीय अम्ल का उदाहरण आपकी एनसीईआरटी में दिया है पामेटिक अम्ल। संतृप्त वसीय अम्ल का उदाहरण हो गया आपका पामेटिक अम्ल, पामेटिक एसिड। ये बेटा पामेटिक अम्ल में कुल 16 कार्बन पाए जाते हैं, कुल मतलब इसकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में 15 कार्बन, 16वां कार्बन कौन सा है, कार्बोक्सिल समूह का। वहीं बेटा असंतृप्त वसीय अम्ल का एक उदाहरण दिया हुआ है, असंतृप्त वसीय अम्ल का उदाहरण दिया है आपका एरेकिडोनिक अम्ल। क्या दिया है, एरेकिडोनिक अम्ल। और इस एरेकिडोनिक अम्ल में कुल बेटा, कुल बता रही हूँ मैं, 20 कार्बन पाए जाते हैं और इस 20 कार्बन में आपके कार्बोक्सिल समूह का कार्बन भी इंक्लूडेड है। इसकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में केवल 19 कार्बन पाए जाते हैं। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आंसर आपको उस हिसाब से करना है। आपसे ये पूछा गया एरेकिडोनिक अम्ल में कितने कार्बन पाए जाते हैं, या आपसे ये पूछा गया है कि एरेकिडोनिक अम्ल की हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन पाए जाते हैं, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं बेटा ग्लिसरॉल की। ग्लिसरॉल का केमिकल नेम आपको पता होना चाहिए, इट इज़ ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। चित्र बेटा इसका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन मतलब प्रोपेन 3 कार्बन और इसमें 3 हाइड्रोक्सिल समूह लगे हुए हैं, तो ये हो गया आपका ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। अब ये बेटा ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन जब वसीय अम्ल के साथ जुड़ता है तो इनके बीच में भी निर्जलीकरण संश्लेषण होता है, और निर्जलीकरण संश्लेषण के चलते यहाँ आप देख रहे हैं ये एक वसीय अम्ल, तो यहाँ पर बेटा यहाँ पर आपका जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम बोलते हैं एस्टर बंध। तो हम ये बोलते हैं कि आपके वसीय अम्ल ग्लिसरॉल के साथ एस्टेरीकृत होते हैं, एस्टेरिफाइड होते हैं। एस्टेरिफाइड मतलब निर्जलीकरण संश्लेषण के कारण वहाँ पर एस्टर बंध का निर्माण होता है, डन, ठीक है। इसके अलावा बेटा ये हो गया आपका फॉस्फोलिपिड, जहाँ पे ये आपका ग्लिसरॉल हो गया, यहाँ पर ये आपके 3 वसीय अम्ल हो गए, बीच में एक फॉस्फेट समूह जुड़ गया, तो ये हो गया आपका फॉस्फोलिपिड। उदाहरण हो गया आपका लेसिथिन जो कि कूपिका की झिल्लियों में पाया जाता है। एक ही आपका कोलेस्ट्रॉल व्युत्पन्न वसा का उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला है आपका इसमें नाइट्रोजनी क्षार, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपकी एनसीईआरटी में है नाइट्रोजनी क्षार। तो हमने देखा था बेटा कि जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं 2 तरीके के होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं बेटा ये आपके प्यूरिन, दूसरे होते हैं ये आपके पिरिमिडिन, ठीक है। तो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं आपके प्यूरिन और होते हैं ये आपके पिरिमिडिन। प्यूरिन में बेटा नाइट्रोजन की पोजीशन ये आपके विषम चक्रीय वलय युक्त हेट्रोसाइक्लिक रिंग युक्त कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक है मतलब इसमें साइकिल में हर जगह कार्बन नहीं है, यहाँ पर नाइट्रोजन होता है। प्यूरिन से बेटा नाइट्रोजन की पोजीशन जो होती है 1, 3, 7 और 9। वहीं पिरिमिडीन्स में नाइट्रोजन की पोजीशन होती है 1 और 3, ठीक है। प्यूरिन्स के उदाहरण होते हैं आपके एडेनिन और गुआनिन, एजी सुनते हो तो एजी प्यूरिन्स। बाकी बेटा पिरिमिडीन के उदाहरण हो गए आपका यूरेसिल, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। अब आप इसको कट भी बोल सकते हो, ठीक है, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। जिसमें बेटा हम देखें यूरेसिल आपका आरएनए में पाया जाता है, थाइमिन आपका डीएनए में पाया जाता है। बाकी सारे के सारे पिरिमिडीन प्यूरिन सेम होते हैं, बस यूरेसिल और थाइमिन का गेम होता है। यूरेसिल आपका आरएनए में और थाइमिन आपका डीएनए में पाया जाता है। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग मतलब यहाँ पे भी बात कर सकते हैं, बाकी आप लोग जेनेटिक्स में बात करेंगे क्लास 12 में, ठीक है, बॉटनी में। अब हमने देखा था कि ये तो हो गया आपके नाइट्रोजनी क्षार। जैसे ही नाइट्रोजनी क्षार को हम एक पेंटोज शर्करा के साथ जोड़ते हैं, ये हो गई बेटा आपकी पेंटोज शर्करा। यहाँ पे ये गलत लिखा है, ये आपका न्यूक्लियोसाइड्स होगा, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा क्यों बोला, क्योंकि इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन होते हैं, तो 5 कार्बन युक्त शर्करा है पेंटोज शर्करा। तो जैसे ही आपका नाइट्रोजनी क्षार यूरेसिल
या एडेनिन पेंटोज शर्करा के साथ जुड़ता है बेटा, ये बनाता है न्यूक्लियोसाइड। और इनको बेटा हम नाम इनका थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, एडेनिन बन जाता है एडिनोसिन, ग्वानिन बन जाता है ग्वानोसिन, साइटोसिन बन जाता है साइटिडीन, यूरेसिल बन जाता है यूरिडीन, थाइमिन बन जाता है आपका थाइमिडीन। ठीक है, यहाँ से नाम लिख दिए जाते हैं और बोलते हैं बताओ इनमें से कितने न्यूक्लियोसाइड हैं, इनमें से कितने नाइट्रोजनी क्षार हैं, इनमें से कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, तो इसमें हमने देखा एक तो नाइट्रोजनी क्षार, दूसरा आपका पेंटोज शर्करा, और तीसरा बेटा यहाँ पर जुड़ा होता है आपका फॉस्फेट। ठीक है, जिसको हम फॉस्फोरिक अम्ल भी बोल देते हैं। तीसरा यहाँ पर क्या जुड़ा है बेटा आपका फॉस्फोरिक अम्ल। तो जहाँ बेटा आपके ये तीनों जुड़े, नाइट्रोजनी क्षार, फॉस्फोरिक अम्ल और आपका पेंटोज शर्करा, इसको हम बोल देंगे न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड होते ही इनका नाम फिर बदल जाएगा, एडिनिन बन जाएगा एडिनाइलिक अम्ल। ठीक है, ग्वानिन ग्वाइनाइलिक अम्ल, साइटिडीन जो आपका न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, साइटिडीन। चलो हम यहाँ से बात करते हैं, साइटोसिन बन जाएगा आपका साइटिडाइलिक अम्ल, थाइमिन बन जाएगा थाइमिडाइलिक अम्ल, और यूरेसिल बन जाएगा यूरिडाइलिक अम्ल। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स तो आप आराम से पहचान सकते हो, जिसके आगे अम्ल लग गया न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन, यूरिडीन, थाइमिडीन न्यूक्लियोसाइड्स, और एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, ये हो गए आपके नाइट्रोजनी क्षार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद आते हैं आपके प्राथमिक और द्वितीयक उपापचयज क्या होते हैं। तो प्राथमिक और द्वितीय उपापचयज मतलब ऐसे उत्पाद जो किसी भी उपापचयी अभिक्रिया के दौरान बन रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी उपापचयी अभिक्रिया के दौरान बनने वाले जो उपापचयज होते हैं, तो ये उपापचयी मेटाबॉलिक रिएक्शंस अभिक्रियाओं के दौरान, उपापचयी अभिक्रियाओं के दौरान बनने वाले उत्पाद। ठीक है, बनने वाले उत्पाद जो होते हैं बेटा, उनको हम उपापचयज बोल देते हैं। ठीक है, मेटाबोलाइट्स बोल देते हैं। अभी मेटाबोलाइट्स दो तरह के होते हैं। प्राथमिक उपापचयज क्या होते हैं बेटा, जो किसी भी जीव के वृद्धि और विकास में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, किसी भी जीव की वृद्धि और विकास में इनकी प्रमुख भूमिका होती है और इनकी भूमिका होती है, ये बोल दो। जबकि द्वितीयक उपापचयज क्यों बन रहा है हमें नहीं पता। ठीक है, मतलब जो जीव उसे बना रहा है उसके वृद्धि विकास में उसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है, इनडायरेक्ट भी नहीं होता है देखा जाए तो। ठीक है, तो द्वितीयक उपापचयज बेटा जो होते हैं ये पादप बनाते हैं, जीवाणु बनाते हैं, कवक बनाते हैं, फंगस, है ना, हम नहीं बनाते। प्राथमिक उपापचयज की बात करें बेटा तो ये जंतु बनाते हैं, मतलब हम बनाते हैं, पादप बनाते हैं, जीवाणु बनाते हैं, कवक बनाते हैं, सब बनाते हैं। जितने भी जीव हैं बेटा वो जिंदा ही इसलिए क्योंकि वो प्राथमिक उपापचयज बना रहे हैं। लेकिन द्वितीयक उपापचयज बेटा हमारे अंदर नहीं बनते, प्लांट्स, फंगस और बैक्टीरियाज में बनते हैं। अब द्वितीयक उपापचयज से बेटा आपके नीट में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए कि कौन कौन से द्वितीयक उपापचयज हैं। तो बहुत सारे ऐसे पॉलीमेरिक सब्सटेंसेज हैं, जैसे रबर हो गया, सेलुलोज हो गया, गोंद हो गया। ठीक है, जो कि प्लांट्स बना रहे हैं, उनके प्राथमिक मतलब वृद्धि विकास में कोई योगदान नहीं है। ठीक है, आपके एसेंशियल ऑयल हो गए जैसे कि लेमन ग्रास ऑयल हो गया, है ना, नींबू घास तेल हो गया, फिर लेक्टिन्स हो गए आपके जैसे कॉन्केनाबिलिन हो गए, टर्पीन्स हो गए आपके, टॉक्सिन्स हो गए। ठीक है, ये सारे के सारे आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। अब कौन टर्पीन है, कौन लेक्टिन है, कौन आपका पॉलीमर्स है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके नीट में आता है। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं आपके बृहद जैवणु की, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको मैं बता चुकी हूँ। बृहद जैवणु क्या होते हैं बेटा, ऐसे जैवणु जिनका आणविक भार 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होता है। ठीक है, इनको हम अम्ल अविलेय अंश में रखते हैं। और यहाँ पर बेटा हमने अपवाद देखा, अपवाद कौन है आपका, वसा। ठीक है, क्यों है वसा बेटा, वैसे तो ये आणविक भार के हिसाब से बेटा ये क्या है, आणविक भार के हिसाब से ये सूक्ष्म जैवणु है, लेकिन बेटा ये अम्ल अविलेय अंश में आता है। ठीक है, क्यों आता है वो मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपवाद ना लिख करके सिर्फ इतना लिखते हैं वसा के बारे में हमने ऐसा पढ़ा है, क्योंकि अपवाद हम किसके हिसाब से पढ़ रहे हैं, वैसे भी ये बृहद जैवणु तो नहीं है। ठीक है, और इसी के हिसाब से बेटा जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किसी भी जीव में जल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जल के साथ उसका नम आता है। फिर यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी जीव में जो जल होता है बेटा, जल सबसे ज़्यादा होता है, जल से कम होता है बेटा प्रोटीन, प्रोटीन से थोड़ा और कम पे आ जाओ तो होते हैं उसके न्यूक्लिक अम्ल, है ना, डीएनए आरएनए की अगर हम बात करें तो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। उससे कम होते हैं बेटा आपके शर्करा यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, उससे कम होते हैं आपके वसा,
और सबसे कम होते हैं आपके अकार्बनिक पदार्थ जिनको हम बोल देंगे आयंस। ठीक है, परसेंटेज जल का हो गया आपका 70 से 90%, जल हो गया 70 से 90, प्रोटीन हो गया आपका 10 से 15%, न्यूक्लिक अम्ल बेटा 5 से 7%, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आरएनए ज़्यादा होता है। ठीक है, आरएनए हो जाएगा आपका सपोज 4 से 6%, डीएनए थोड़ा होता है मात्र 1 से 2%, शर्करा हो गया आपका 2 से 4%, वसा हो गया लगभग 2% और आयंस हो गया लगभग 1%। ठीक है, तो आपको ये क्रम पता होना चाहिए ज़्यादा से कम, जो कि यहाँ पे भी लिखा है, मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिख के दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लिक अम्ल नीचे लिख दिए। फिर हम बात करते हैं बेटा सबसे पहले बृहद जैवाणु की, जिसका नाम है प्रोटीन। प्रोटीन की अगर हम बात करें बेटा, प्रोटीन होते क्या है, तो ये आपके अमीनो अम्ल की बहुलक इकाई है। दीज आर पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स। तो ये अमीनो अम्ल के की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं। पॉलीपेप्टाइड क्यों बेटा, क्योंकि इसमें कई सारे अमीनो अम्ल हैं, तो उनके बीच में कई सारे CONH बंध भी होंगे जिनको हम पेप्टाइड बंध बोलेंगे, और ये सारे के सारे बंध बेटा निर्जलीकरण संश्लेषण के कारण बन रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो पहला अमीनो अम्ल होता है किसी भी प्रोटीन में, ठीक है, जो पहला अमीनो अम्ल होता है बेटा वो हमेशा बाईं ओर होता है। ठीक है, CHCO, ये इधर बंध में चला जाएगा, इधर R और ये NH2। ठीक है, और ऐसे ऐसे आता 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 आखिरी अमीनो अम्ल जो होगा बेटा, इसका आखिरी अमीनो अम्ल बिल्कुल राइट में होगा, दाईं ओर होगा, और क्योंकि बेटा राइट में होगा तो ये कुछ इस तरीके का होगा NH। ठीक है, दूसरा ये बॉन्ड में चला जाएगा, यहाँ अल्फा कार्बन, ये ऊपर हाइड्रोजन RCOOH। ठीक है, पहला अमीनो अम्ल हमेशा कहाँ होगा, बाईं ओर, कहाँ होगा, बाईं ओर। आखिरी अमीनो अम्ल कहाँ होगा, हमेशा दाईं ओर होगा। और क्योंकि बेटा इस तरीके से अमीनो अम्ल इसमें व्यवस्थित होते हैं, ये सारे के सारे डी आइसोमर्स हैं अमीनो अम्ल के, इस वजह से बेटा हम राइट एंड को C सिरा बोलते हैं, C टर्मिनल, और लेफ्ट एंड को बेटा हम N सिरा बोलते हैं या N टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, अब प्रोटीन बेटा जो होते हैं इनके हमारी बॉडी में बहुत रोल होते हैं। जैसा कि हमने अभी पीछे देखा, प्रोटीन हमारी बॉडी में 10 से 15% है। हमारी बॉडी में जितनी पेशियां, 639 मसल्स वी हैव, सारी की सारी पेशियां प्रोटीन की बनी हुई हैं। ठीक है, मतलब उनमें प्रोटीन इंपॉर्टेंट घटक है। हमारी अस्थि प्रोटीन की बनी है, उपास्थि में प्रोटीन है, हमारे संयोजी ऊतक में इवन अंतराली संयोजी ऊतक है, सघन असघन जो भी अपना मतलब जो आपका सघन नियमित अनियमित जो भी संयोजी ऊतक है, सब में बेटा प्रोटीन है। ठीक है, तो प्रोटीन हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट घटक हो जाता है। तो प्रोटीन 10 से 15%। ठीक है, तो प्रोटीन बेटा कार्य के हिसाब से अगर हम देखें तो ये कई सारे तरीके के होते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया आपके संयोजी ऊतक में भरण पदार्थ, कोलेजन फाइबर भरे हुए हैं, इलास्टिन फाइबर भरे हुए हैं, रेटिकुलिन फाइबर भरे हुए हैं, तो ये बेटा आपके प्रोटीन है। इसके अलावा जितने भी एंजाइम्स हैं, एक को छोड़ दो तो सारे एंजाइम्स बेटा आपके प्रोटीन होते हैं। कई सारे आपके ऐसे हार्मोन्स हैं जो प्रोटीन है, स्टेरॉइड्स तो आपके गिने चुने हार्मोन है ना, बाकी सारे हार्मोन्स आपके प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। इसके अलावा बेटा आपकी बॉडी जो एंटीबॉडीज़ बनाती है, जो किसी भी बाहर से आए हुए संक्रमण कारक से लड़ने का काम करती है, वो सारे एंटीबॉडीज़ भी बेटा प्रोटीन है आपके। ये GLUT4 नीट में आ चुका क्वेश्चन है। ठीक है, GLUT4 नीट 2019 में आ चुका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ना। ये आपका ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जितनी भी कोशिका के ऊपर उपस्थित ग्राहियां होती हैं, सारी की सारी प्रोटीन प्रकृति की होती हैं, तो कार्य के हिसाब से बेटा प्रोटीन ही हो गया। अब संरचना के हिसाब से अगर हम बात करें, जो कि आगे का टॉपिक है, संरचना के हिसाब से बेटा प्रोटीन आपके 4 तरीके के होते हैं। एक हमने देखा था 1 डिग्री, यानी कि प्राथमिक प्रोटीन्स होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा हो गया आपका 2 डिग्री, मतलब कि द्वितीयक संरचना हो जाती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तीसरे होते हैं आपके 3 डिग्री, जिनको हम टर्शरी स्ट्रक्चर या तृतीयक संरचना बोल देते हैं। और चौथी हो गई बेटा आपकी 4 डिग्री, जिसको हम चतुष्क या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स बोल देते हैं। ठीक है, क्या अंतर होता है इनमें? तो जो प्राथमिक संरचनाएं होती हैं बेटा प्रोटीन्स की, ये सारी की सारी प्रोटीन्स एक तरीके से देख, मतलब इस संरचना में हम ये देखते हैं कि किसी भी प्रोटीन की आप सीधी लड़ी निकाल लो। ठीक है, सीधी लड़ी मतलब आपको इसमें ये पता लग जाएगी कि किस प्रोटीन में कौन सा अमीनो अम्ल किस क्रम पर व्यवस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल और केवल बेटा पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं, केवल पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं आपकी प्राथमिक संरचना में, और इसी वजह से आप प्राथमिक संरचना में किसी भी प्रोटीन में उपस्थित अमीनो अम्लों का सही क्रम
पता लगा सकते हैं। द्वितीयक संरचना में बेटा दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके अल्फा हेलिक्स, दूसरे होते हैं आपके बीटा प्लीटेड शीट्स। ठीक है, ये अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट्स जो होते हैं बेटा, इसमें पेप्टाइड के साथ साथ हाइड्रोजन बंध भी पाए जाते हैं। ठीक है, और ये हो गए आपके द्वितीयक संरचना। तृतीयक संरचना बेटा बहुत ही जटिल सी संरचना होती है, ऐसा लगता है ऊन के गोले की तरह। ठीक है, जटिल संरचना होती है, ये अपने कार्य को लेकर के बहुत ही स्पेसिफिक होती है। जितने भी आपके एंजाइम्स होते हैं बेटा, ये सारे के सारे तृतीयक संरचना बनाते हैं, क्योंकि एंजाइम्स अपने काम को लेके बहुत विशिष्ट होते हैं। अच्छा, इनमें बेटा बंध बहुत सारे पाए जाते हैं। यहाँ पर आपका पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है, पेप्टाइड के अलावा यहाँ पर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। यहाँ पर बेटा आपका डाइसल्फाइड बंध पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाएगा। डाइसल्फाइड के अलावा यहाँ पर आपके आयनिक इंट्रैक्शंस पाए जा सकते हैं, प्लस माइनस चार्ज आपस में मिला तो वहीं पर उनके बीच में एक बॉन्ड बन गया। यहाँ पर आपके बहुत ही वीक वंडरवॉल फोर्सेस वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है ना, इसीलिए बेटा एंजाइम्स ना बहुत बोलेंगे ताप सेंसिटिव को नहीं बोलेंगे, सेंसिटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, ताप सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। थोड़ा भी अगर हमने इनका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बेटा इसके बीच के जो बॉन्ड्स हैं टूटने लग जाते हैं, जो वीक बॉन्ड्स हैं वो टूटने लग जाते हैं। पेप्टाइड को छोड़ के बाकी सारे बॉन्ड्स टूट सकते हैं अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो। अगर इनके बॉन्ड्स टूट गए बेटा तो इनकी संरचना तृतीयक नहीं रहेगी तो बेटा ये काम भी नहीं कर पाएंगे। चतुष्क संरचना का उदाहरण हो गया बेटा आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, वयस्क का जो हीमोग्लोबिन होता है इसमें बेटा 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स होती हैं। ठीक है, जो भ्रूणीय हीमोग्लोबिन होता है उसमें 2 अल्फा 2 गामा चेन्स होती हैं। तो इसमें चतुष्क संरचना में क्या होता है बेटा, पॉलीपेप्टाइड चेन्स 2 या 2 से ज़्यादा हो सकती हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी चेन्स एक जैसी हो, ये एक जैसी भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं। तो ये हो गया बेटा आपका संरचना। अब आ जाओ वापस से बेटा, प्रोटीन के बाद आपका अगला टॉपिक है एनसीईआरटी में पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं बेटा, बहुशर्करा। तो एक तरीके से अच्छा एनसीईआरटी ने ना बहुत बेसिक सी चीज़ें नहीं बताई कि ग्लूकोज क्या होता है, मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, डाइसेक्राइड्स क्या होते हैं, उसने सीधा पॉलीसेक्राइड्स बोला है। क्योंकि माइंड मैप है तो बेटा हम यहाँ पर केवल उसकी बात करेंगे, ऑल्दो ईयर लॉन्ग कोर्स में या क्लासेस में हम थोड़ी बहुत बात मोनोसेक्राइड्स डाइसेक्राइड्स की भी करते हैं। यहाँ पर आप ये जानिए बेटा कि जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं ये एक तरीके से एकलक इकाई, अब ये एकलक इकाई क्या होगी बेटा आपकी, मोनोसेक्राइड्स। क्या होंगी, मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स आपके ग्लूकोज हो सकते हैं, आपके फ्रक्टोज हो सकते हैं, आपके गैलेक्टोज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एकलक इकाई के बहुलक हैं। ठीक है, जिनमें ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्लाइकोसिडिक या ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है। ठीक है, और ये ग्लाइकोसाइडिक बंध भी बेटा आपका निर्जलीकरण संश्लेषण से ही बनता है। ठीक है, अब मोनोसेक्राइड्स जैसे हमने लिया ग्लूकोज, तो हम पॉलीसेक्राइड्स की डायरेक्ट बात करते हैं। माइंड मैप है ना, एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। तो पॉलीसेक्राइड्स बेटा आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके होमोपॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, एक होते हैं आपके होमोपॉलीसेक्राइड्स सम पॉलीसेक्राइड्स, मैं हिंदी में इंग्लिश में लिख देती हूँ डायरेक्ट। ठीक है, एक होते हैं आपके होमोपॉलीसेक्राइड्स और दूसरे होते हैं आपके हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स, विषम बहुलक। ठीक है, अब होमो और हेट्रोपॉलीसेक्राइड में फर्क क्या होता है, तो ये सम बहुलक हैं। सम बहुलक मतलब इसमें जो एकलक इकाई होगी वो एक जैसी होंगी सारी, जबकि विषम बहुलक में एकलक इकाई 2 या 2 से ज़्यादा प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम उदाहरण देख लेते हैं इसके। सम बहुलक के उदाहरण में बेटा सबसे पहले आता है आपका स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, इन्युलिन, काइटिन। विषम बहुलक में आपका लिख देती हूँ यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, तो सम बहुलक में बेटा स्टार्च और ग्लाइकोजन ये दोनों के दोनों बेटा आपके अल्फा ग्लूकोज के बहुलक हैं। इनकी संरचना अलग होती है। सेलुलोज बेटा आपका बीटा ग्लूकोज का बहुलक होता है, इसकी एकलक इकाई बीटा ग्लूकोज है।
इन्युलिन आपका फ्रक्टोज का बहुलक होता है, ठीक है, और काइटिन आपका एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन नाग का बहुलक है। पेप्टिडोग्लाइकेन में बेटा नाग और नाम, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक अम्ल, ये दोनों पाए जाते हैं। तो ये विषम बहुलक हो गया, ठीक है। अब यहीं पर बेटा हम ये तो हमने देख लिया संरचना इनके एकलक इकाई के आधार पर सम या विषम बहुलक है। अब बेटा इनके कार्य के हिसाब से भी हम ऐसा बोल देते हैं कि कुछ ऐसे पॉलीसेक्राइड्स है जो कि संरचना बनाने का काम करते हैं। संरचना बनाने का काम, जैसे आपका काइटिन संरचना बनाता है, क्या बनाता है, आपके आर्थ्रोपोड्स का बाह्यकंकाल बनाता है। काइटिन कवक का कोशिका भित्ति बनाता है। सेलुलोज की अगर हम बात करें तो पादपों की कोशिका, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनाता है। पेप्टिडोग्लाइकिन की अगर हम बात करें तो ये जीवाणु की कोशिका भित्ति बनाता है, ठीक है। ये हो गया आपका पहला फंक्शन, संरचना बनाने के आधार पर। दूसरा बेटा अगर हम देखिए पॉलीसेक्राइड्स का फंक्शन के आधार पे, तो जो स्टोरेज करते हैं कुछ ना, मतलब ये संग्रहित भोज्य पदार्थ के रूप में। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन बेटा एक तरीके से संग्रहित भोज्य पदार्थ हैं, स्टार्च पादपों में और ग्लाइकोजन आपके एनिमल्स में। फिर हम बात करते हैं इन्युलिन, जो कि फ्रक्टोज का बहुलक है। इन्युलिन भी बेटा एक तरीके से संग्रहित भोज्य पदार्थ है, और ये बेटा आपके कौन सा वो प्लांट होता है, डहलिया, ठीक है, उस प्लांट के उस पादप की जड़ों में बेटा ये रहता है इन्युलिन के रूप में, जो कि फ्रक्टोज को संग्रहित करके रखता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके अलावा बेटा एक होते हैं आपके म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स कार्य के आधार पर। म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स जनरली ना आधात्री बनाने का काम करते हैं, आधात्री मैट्रिक्स बनाने का। किसी भी टिश्यू में ये मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें कोशिका और फाइबर्स वगैरह डूबे होते हैं। तो म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स जैसे कि आपके उपास्थि में कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट हो गया, आपके केराटिन जहाँ जहाँ है बालों में, नाखून वगैरह में, वहाँ पे केराटिन सल्फेट हो गया, ठीक है। तो म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स मतलब जो आधात्री बनाने का, तो ये कार्य के हिसाब से इनका विभाजन हो गया। अब कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में दी है, जैसे कि ये बोला गया है जो आपका जो स्टार्च होता है। अब स्टार्च और ग्लाइकोजन की संरचना, क्योंकि ये दोनों अल्फा ग्लूकोज की बहुलक है, लेकिन इनमें बेटा थोड़ा फर्क होता है। स्टार्च आपका अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से मिलकर के बनाता है, जबकि ग्लाइकोजन में ऐसा अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन कुछ नहीं होता है। स्टार्च में बेटा जो अमाइलोज होता है वो एक लीनियर चेन होती है, एक सीधी चेन होती है आपकी ग्लूकोज की, जिसमें लड़ियाँ पाई जाती है, हेलिक्स पाई जाती हैं। वहीं ग्लाइकोजन अमाइलोपेक्टिन जो होता है बेटा स्टार्च के अंदर, अमाइलोपेक्टिन में शाखित ग्लूकोज की लड़ी पाई जाती है। शाखित मतलब ग्लूकोज के थोड़े थोड़े अणुओं के बाद ग्लूकोज की ही शाखा है। ग्लाइकोजन में भी बेटा सेम होता है, लेकिन अमाइलोपेक्टिन जो स्टार्च का घटक है और ग्लाइकोजन जो है बेटा, इनमें अंतर ये होता है कि अमाइलोपेक्टिन में जो शाखाएं हैं वो दूरी पर होती हैं, वहीं ग्लाइकोजन में जो शाखाएं होती हैं वो बहुत पास पास होती हैं। ये एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत दिया हुआ है, हालांकि एनसीईआरटी डिटेल नहीं बताती, लेकिन फिलहाल जो एनसीईआरटी में दिया फिलहाल मैं आपको उतना ही बताऊंगी। इतना जान लो बेटा, मैंने कहा इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। डिटेल में आप इसके बारे में बायोमोलिक्यूल्स जो आपका क्लास 12th में केमिस्ट्री में, वहाँ पे आप बॉन्ड वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ बेटा, क्योंकि यहाँ पे ये ग्लाइकोजन का चित्र दिया है, तो मैं ये बोलूँगी कि जहाँ कहीं भी बेटा इसकी लीनियर चेन है, एक सीधी लड़ी है, वहाँ पर 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाएगा। ग्लाइकोसिडिक या ग्लाइकोसाइडिक जो आपको बोलना है, ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। और जहाँ से बेटा शाखा शुरू होती है, यहाँ पे ये आपका 6 और ये आपका 1, 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5, यहाँ पर 6 है ना। तो यहाँ पर बेटा आपका 1,6 ग्लाइकोसिडिक बंध भी पाया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं प्रोटीन में बताना भूल गई हूँ, वो ये, ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो कि पूरे ब्रह्मांड या वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो पूरे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है आपका रूबिस्को, जो कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस में काम आता है। और अगर हम सिर्फ जंतु जगत की बात करें, एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है आपका कोलेजन प्रोटीन, ठीक है। ये दो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए बता दिए। तो यहाँ पे बेटा हमने बंद बता दिए, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो छोड़ देना, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन आप केमिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ेंगे। बाकी बेटा देखो, सेल्यूलोज जो होता है, ये सेल्यूलोज हमने बताया कोशिका भित्ति वगैरह में पाया जाता है। आपकी जो कॉटन फाइबर्स होते हैं बेटा, उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है। इसके अलावा बेटा अपनी एनसीईआरटी में बोला है कि जो स्टार्च होता है, ये आयोडीन सोल्यूशन के साथ, इसके साथ आयोडीन सोल्यूशन के साथ बेटा ये जो स्टार्च होता है ये ब्लू ब्लैक कलर देता है, ठीक है। जो स्टार्च होता है ये नीला काला रंग देता है, किसके साथ? आयोडीन सोल्यूशन के साथ। और सेलुलोज बेटा जो होता है ये कोई रंग नहीं देता, नो रंग, ठीक है। क्यों नहीं देता बेटा? क्योंकि इसके पास हेलिक्स नहीं होते, हेलिक्स नहीं होते तो आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाता, आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाता तो ये कोई रंग नहीं देता, सीधी बात है, ठीक है। दिस इज इट। और क्या है यहाँ से, इसका जो दायां सिरा होता है बेटा वो
यहाँ पर आप देख लो, इसके बारे में भी आप लोग एनसीईआरटी में ही पढ़ेंगे, मतलब डिटेल में पढ़ेंगे, सॉरी एनसीईआरटी बोल रही हूँ, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे बेटा। इसका जो दायां सिरा होता है ये रिड्यूसिंग एंड होता है, अपघट्य हो जाता है ऐसा, और जो बायां सिरा होता है बेटा ये नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है, दिस इज इट। ठीक है, शायद मैंने ये बात सही बोली है, एक बार चेक कर लेना। आगे बेटा बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल की। तो न्यूक्लिक अम्ल बेटा एक तरीके से ये आपके आनुवांशिक पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ मतलब कि जेनेटिक मटेरियल बनाते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल में आ गए आपके दो, एक हो गया आपका डीएनए और दूसरा हो गया आपका आरएनए। डीएनए को हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, आरएनए को हम बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब इसको हमने राइबोज और डीऑक्सीराइबोज क्यों बोला बेटा, इन दोनों में आपकी पेंटोज शर्करा, अच्छा होते क्या न्यूक्लिक अम्ल बेटा, तो ये आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड्स अभी हमने पीछे देखे थे नाइट्रोजनी क्षार के साथ। न्यूक्लियोटाइड्स में तीन चीज़ें होती हैं, क्या क्या, आपका नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शर्करा और फॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है ना, तो ये तीनों मिलकर के बन गए आपके न्यूक्लियोटाइड्स। जहाँ बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं इसको हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अब जब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं बेटा तो इनके बीच में जो बंध बनता है, ठीक है, यहाँ पर बेटा बंध बनता है आपका फॉस्फोडाई एस्टर बंध। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का बेटा जो बेस होता है, इसकी जो बैकबोन बनाता है, ठीक है, जो इसकी रीढ़ की हड्डी बनाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, ये बेटा आपका शुगर फॉस्फेट बंध बनाता है। ठीक है, और ये शुगर फॉस्फेट श्रृंखला जो होती है बेटा, इसी श्रृंखला के बीच में आपके ये फॉस्फोडाइस्टर बंध पाए जाते हैं। ऐसा हमने पढ़ा है, माइंड मैप है भाई, हम रिवाइज कर रहे हैं, हम पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, अब डीएनए और आरएनए में क्या फर्क होता है, दोनों ही आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपका डीएनए में एडेनिन हमेशा दो हाइड्रोजन बंध से थाइमीन से, साइटोसिन हमेशा 3 हाइड्रोजन बंध से ग्वानिन से जुड़ेगा। आरएनए के केस में एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड से यूरेसिल से और साइटोसिन हमेशा डबल बॉन्ड से ग्वानिन से जुड़ेगा, बताया था। यूरेसिल केवल आरएनए में, थाइमीन केवल डीएनए में पाया जाता है। इसके अलावा बेटा दोनों में पेंटोज शर्करा है। ठीक है, दोनों में पेंटोज शर्करा है, लेकिन जो आपकी आरएनए की पेंटोज शर्करा है यहाँ पर बेटा C5H10O5 होता है, 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन 5 ऑक्सीजन। लेकिन आरएनए की पेंटोज शर्करा में C5H10O4 पाया जाता है। ठीक है, 4 कार्बन है, मतलब एक ऑक्सीजन डिहाइड्रेट बाहर निकल गया। ठीक है, डिहाइड्रेट नहीं बोलेंगे, डिजनरेट हो गया बोलेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्योंकि एक ऑक्सीजन हट गया तो एक तरीके से ये मॉडिफाइड, एक तरीके से रूपांतरित पेंटोज शर्करा है। ठीक है, क्योंकि बेटा ये ऑक्सीजन दूसरे कार्बन से हटता है, इसलिए हम इसको 2-डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल भी बोलते हैं, कि है तो ये राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, लेकिन राइबोज न्यूक्लिक अम्ल के पेंटोज शर्करा में जहां पर सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन हट गया है, इसलिए हमने इसको 2-डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोला है। ठीक है, अब डीएनए का बेटा जो मॉडल है, वैसे तो मैंने क्लास में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कई सारे तरीके के डीएनए होते हैं, ABCDZ। हमारा बेटा सबसे कॉमनली पाया जाने वाला जो डीएनए है वो होता है आपका बी डीएनए। और बी डीएनए में हमने देखा था डबल हेलिक्स मॉडल, जो कि वाटसन और क्रिक ने दिया था। इसमें ये एक हेलिक्स जो कि 360 डिग्री का होता है, इसमें बेटा 10 बेस पेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, 10 बेस पेयर मतलब ऐसे एडेनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन, ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, एडेनिन एडेनिन थाइमिन, ऐसे बेटा 10, ये मैंने 5 बताया, ऐसे 5 और बेस पेयर एक हेलिक्स में पाए जाएंगे। ठीक है ना, इसके अलावा बेटा इनके बीच की दूरी कितनी होती है, ठीक है, इनके बीच का एंगल 36 डिग्री का एंगल होता है, तभी तो सारा 360 डिग्री हो गया। दोनों हेलिक्स के बीच की दूरी आपका लगभग 2 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, ये सब डेटा बेटा मैंने आपको क्लास में बताया, आप इसको बॉटनी में क्लास 12 में पढ़ेंगे। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं बेटा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। डीएनए और आरएनए दो तरीके की न्यूक्लिक अम्ल है। ये बेटा किसी भी जीव का आनुवांशिक पदार्थ बनाते हैं। डीएनए आरएनए में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का जो बेसिक चेन होती है या जो बैकबोन होती है वो शुगर फॉस्फेट बंध बनाते हैं, शुगर फॉस्फेट श्रृंखला बनाती है, और इनके बीच में पाए जाने वाला जो बंध है बेटा वो हो गया आपका फॉस्फोडाइएस्टर बंध। यहाँ पर खत्म होता है आपके न्यूक्लिक अम्ल, और आखिरी टॉपिक शुरू होता है आपका एंजाइम्स।
एंजाइम्स में देयर इज अ लॉट टू रीड, पढ़ने को बहुत कुछ है, पर क्वेश्चन आपकी गिनी चुनी जगह से आते हैं। तो सबसे पहले एंजाइम्स होते क्या बेटा, ये एक तरीके से आपके जैव उत्प्रेरक होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बायो कैटलिस्ट हैं, जैव उत्प्रेरक हैं, मतलब जीवों के अंदर होने वाली जो भी आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं ये उनकी दर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा जनरली देखें, अगर हम इनकी बात करें रासायनिक प्रकृति क्या होती है बेटा, तो रासायनिक प्रकृति के हिसाब से सारे के सारे एंजाइम आपके जो होते हैं वो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, और वो अपवाद है आपका राइबोजाइम, ठीक है। राइबोजाइम ऐसे क्लास ऑफ एंजाइम्स हैं जिसमें कि आपका जो एंजाइम है ये एक तरीके से आरएनए मॉडिफाइड होते हैं, ये आरएनए डेराइव्ड होते हैं। राइबो न्यूक्लिक अम्ल मतलब एक तरीके का आपका जो न्यूक्लिक अम्ल बेटा उससे डेराइव्ड होते हैं, ठीक है ना। और अगर हम बात करें एंजाइम्स की तो यहाँ पर वैसे तो बहुत कुछ है। एक चीज़ ये भी है कि एंजाइम किसी भी अभिक्रिया में जैव उत्प्रेरक का काम तो करते हैं, पर ये किसी भी अभिक्रिया में बेटा डायरेक्ट मतलब कंज्यूम नहीं होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं लेकिन कंज्यूम नहीं होते हैं। कंज्यूम नहीं होते हैं मतलब कि ये ऐसा नहीं कि एंजाइम किसी भी अभिक्रिया में गया और उस अभिक्रिया के साथ वो खत्म हो गया, नहीं, वो अभिक्रिया कराएगा और वो फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो एंजाइम काम कैसे करते हैं बेटा, इसके लिए हमने ये देखा था, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, यस। एंजाइम काम कैसे करते हैं बेटा, हम ये देखते हैं कि जो आपका एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट यानी कि क्रियाधार के साथ जुड़ेगा, ठीक है। ये एंजाइम किसी भी क्रियाधार के साथ जुड़ेगा, जुड़ने पर बेटा ये एंजाइम क्रियाधार जटिल बनाएगा, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अंदर ही अंदर बेटा ये बॉन्ड तोड़ेगा जोड़ेगा और ये एंजाइम प्रोडक्ट जटिल बना लेगा, एंजाइम उत्पाद जटिल बना लेगा, जिसके बाद बेटा एंजाइम वापस से फ्री और ये प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद को अलग कर देगा। और ये एंजाइम बेटा अगले क्रियाधार से जुड़ने के लिए तैयार, ठीक है, ये अगले क्रियाधार से जुड़ेगा। तो एंजाइम बेटा किसी भी अभिक्रिया में इन्वॉल्व तो होते हैं पर कंज्यूम नहीं होते, मतलब उसमें सम्मिलित तो होते हैं पर उसके साथ ख़त्म नहीं हो जाते। वो जैसे ही वो अपना काम करेंगे वो उसके बाद फ्री हो जाएंगे अगले किसी भी नए क्रियाधार से जुड़ने के लिए। एक चीज़ और, यहाँ पर आप देख रहे हैं एंजाइम और क्रियाधार जुड़ करके जब एंजाइम क्रियाधार जटिल बनाते हैं तो ये वाला बेटा जो स्टेप होता है एंजाइम क्रियाधार से जुड़ करके एंजाइम और क्रियाधार के जुड़ करके एंजाइम क्रियाधार जटिल बनाने का, ये बेटा एक उत्क्रमणीय क्रम होता है। इस पूरी रिएक्शन में केवल यही एक रिवर्सिबल स्टेप है, ये एक उत्क्रमणीय चरण है जिसको अभी बनाया भी जा सकता है और तोड़ा भी जा सकता है। लेकिन एक बार बेटा ये एंजाइम सबस्ट्रेट एंजाइम प्रोडक्ट में बदल गया फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर ये अपना काम करके ही अलग होगा, ठीक है। अब एंजाइम काम कैसे करते हैं बेटा, तो ये किसी भी रिएक्शन में काम करते समय ये उसकी सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं, ठीक है। ये किसी भी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। सक्रियण ऊर्जा कम होने के कारण ही बेटा जो रिएक्शन थोड़ी देर बाद मतलब कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होने पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ऊर्जा मतलब बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी, जैसे ही कोई भी वो एंजाइम क्रियाधार जो अपना जटिल बनाए जब बेटा वो सक्रियण ऊर्जा पे पहुंचेगा तब उसका संक्रमण होगा मतलब कि वो एंजाइम क्रियाधार से एंजाइम उत्पाद बनाएगा। और जब संक्रमण होगा उसके बाद बेटा वो जाकर के एंजाइम मतलब संक्रमण होने के बाद वो एंजाइम उत्पाद बनाएगा, ठीक है। तो सक्रियण ऊर्जा ज़्यादा होने के कारण ही किसी भी रिएक्शन को होने में टाइम लगता है, ठीक है। अब एंजाइम क्या करता है बेटा, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, तो जो रिएक्शन देर में स्टार्ट होनी थी वो जल्दी स्टार्ट हो जाती है, जिसके चलते रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, किसी भी क्या बोलेंगे रिएक्शन अभिक्रिया की दर जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये चीज़ मैं और बता दूँ, इसको बेटा हम जो होता है ये वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं संक्रमण अवस्था, ठीक है, ट्रांजिशनल फेज, क्योंकि यहाँ पर आपका जो एंजाइम क्रियाधार है वो एंजाइम उत्पाद में बदल रहा है। मैंने जैसा कि बोला है एंजाइम किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व तो होते हैं पर उसमें कंज्यूम नहीं होते, ठीक है, सम्मिलित तो होते हैं लेकिन उसके साथ नष्ट नहीं हो जाते हैं, उसमें परमानेंटली कंज्यूम नहीं होते। तो यहाँ से आपका एक एनसीईआरटी में 4 पॉइंट्स दिए कि एंजाइम कैसे काम करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो भी क्रियाधार है वो जाकर के एंजाइम से जुड़ता है, पहला स्टेप।
दूसरे स्टेप में बेटा जैसे ही क्रियाधार एंजाइम के साथ जुड़ता है, एंजाइम उस क्रियाधार के साथ अपनी फिटिंग करता है एक तरीके से और टाइट बॉन्ड्स बना लेता है। उसके बाद बेटा क्या होता है, एंजाइम क्रियाधार जटिल बन गया। फिर बेटा संक्रमण अवस्था आती है। ये एंजाइम क्रियाधार के अंदर या तो बॉन्ड तोड़ता है, बॉन्ड जोड़ता है, जो भी करता है उसको क्रियाधार में, उसको उत्पाद में बदलता है। तो एंजाइम क्रियाधार से एंजाइम उत्पाद बन जाता है। और चौथे स्टेप में बेटा एंजाइम मुक्त हो जाता है अगले क्रियाधार से जुड़ने के लिए और उत्पाद को मुक्त कर देता है। ये 4 पॉइंट्स में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, और यहाँ से आपके नीट में क्वेश्चन आ सकता है कि एंजाइम किस तरीके से काम करता है, और आया भी हुआ है शायद। ठीक है, तो ये बेटा हम देख रहे थे कि वो सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि बिना एंजाइम के, एंजाइम रहित अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसको इतनी सक्रियण ऊर्जा चाहिए, तब जाकर के बेटा वो संक्रमण अवस्था में आएगा। संक्रमण मतलब एंजाइम क्रियाधार से एंजाइम उत्पाद बनाने की जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर हम एंजाइम लगा देते हैं बेटा, तो ये जो आपका सक्रियण ऊर्जा है ये कम हो जाती है और संक्रमण जल्दी हो जाता है। संक्रमण जल्दी हो जाएगा तो रिएक्शन भी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, और क्योंकि बेटा इस रिएक्शन में ये देख रहे हैं कि विभव ऊर्जा आपकी यहाँ पर है, ठीक है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है, और उत्पाद आपका यहाँ बन रहा है, मतलब उत्पाद बनते समय ऊर्जा कम है, रिएक्टेंट की ऊर्जा ज़्यादा है। इसका मतलब इस पूरी प्रक्रिया में जो ऊर्जा है वो बाहर निकली है, मतलब ये एक तरीके से ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। वहीं अगर बेटा कोई ऐसी रिएक्शन हो जिसमें ये उत्पाद की पोटेंशियल एनर्जी है और ये क्रियाधार की पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पे ये आपके उत्पाद की पोटेंशियल एनर्जी है, इस कंडीशन में मतलब इसने जो ऊर्जा है उसको एब्जॉर्ब किया है, तो ये आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर बेटा ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक, हिंदी इंग्लिश भी लिख देती हूँ, इंग्लिश वाला ज़्यादा सही अगर हिंदी में कोई गड़बड़ हो तो। दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन और ये आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसने हीट को एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, अब इतने सारे एंजाइम से बेटा जो फास्टेस्ट एंजाइम अभी तक का देखा गया है, फास्टेस्ट मतलब जिसका टर्नओवर रेट सबसे ज़्यादा है, मतलब जो सबसे तेज़ स्पीड में काम करता है, तो उसका बेटा एक उदाहरण है आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये आपका फास्टेस्ट एंजाइम है। ठीक है, ये सारी रिएक्शंस यहाँ पर जो लिखी हैं आपको नहीं देखनी है, इसको छोड़ दो। फास्टेस्ट एंजाइम मतलब अगर हम ये देखें, इस रिएक्शन को हमने श्वसन में भी पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड आपके आरबीसी के अंदर उपस्थित जल से जुड़ करके क्या बनाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में बनाता है कार्बोनिक एसिड, और यही कार्बोनिक एसिड वापस से इसी कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन बनाता है। ये दोनों रिएक्शंस बेटा उत्क्रमणीय है, रिवर्सिबल है, इस डायरेक्शन में जाएंगी तो वापस भी आएंगी, और दोनों ही डायरेक्शन में आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज काम करेगा। ठीक है, हमने ऐसा देखा कि अगर हम इस रिएक्शन को बिना एंजाइम के करवाएं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को हम बिना एंजाइम के अगर कार्बोनिक एसिड बनने के लिए छोड़ते हैं, तो ऐसा देखते हैं बेटा कि 1 घंटे में 200 अणु बनेंगे, किसके, H2CO3 के, यानी कि कार्बोनिक अम्ल के। कब, एंजाइम रहित, अगर एंजाइम नहीं है तो। वहीं बेटा 1 सेकंड में 6 लाख कार्बोनिक एसिड के अणु बनेंगे अगर एंजाइम उपस्थित है तो। डिफरेंस देख रहे हो, 1 घंटे में 200 और 1 सेकंड में 6 लाख एंजाइम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के केस में। मतलब इसने कितनी सक्रियण ऊर्जा कम की होगी जो इतना फास्ट एंजाइम काम कर, मतलब इतनी फास्ट रिएक्शंस चल रही हैं। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें इंपॉर्टेंट है एंजाइम को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला हो गया बेटा आपका पीएच, दूसरा हो गया आपका ताप, और तीसरा हो गया बेटा आपकी क्रियाधार की सांद्रता। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो ये कि ऑप्टिमम कंडीशन क्या होती है। ठीक है, ऑप्टिमम मतलब शायद विशिष्टतम बोलते हैं इनको। ऑप्टिमम कंडीशंस क्या होती है, ऑप्टिमम कंडीशन वो कंडीशन होती है, ठीक है, ऑप्टिमम परिस्थिति जिसमें एंजाइम सबसे ज़्यादा कार्य करता है या सर्वाधिक सक्रिय होता है। ठीक है, सबसे बढ़िया रिजल्ट देगा, उसको बेटा हम उसकी ऑप्टिमम कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा देखा गया है बेटा कि अलग अलग एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच अलग अलग होता है। हमने ये देखा है कि कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो आपके लार में 6.8 के पीएच में बढ़िया काम करते हैं,
जैसे आपका लार एमाइलेज, ठीक है, और आपके लार में मतलब आपके भोजन में उपस्थित जो आपकी शर्करा है स्टार्च, उसको तोड़ते हैं, ठीक है। वहीं बेटा आपके 1.8 से 2.4 के पीएच में आपका जो पेप्सिन होता है बेटा, ये बढ़िया काम करता है आपके जठर में, आमाशय में। तो इस पेप्सिन को अगर आप 6.8 पे छोड़ दोगे तो निष्क्रिय हो जाएगा, मैं नहीं करूँगा काम, मेरे हिसाब से कंडीशन ही नहीं है। इसी तरीके से बेटा 7.4 से 7.6 के पीएच पे आपके जो आती एंजाइम होते हैं, ठीक है, ये आती एंजाइम बेटा कई सारे, इसलिए मैं एक नाम नहीं लिख रही, जैसे आपका ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज हो गया, आपका लाइपेज हो गया, आपका प्रोटीएज हो गया, सॉरी प्रोटीएज बोल रही हूँ, आपका लाइपेज हो गया, आपका डाइपेप्टाइडेजेस वगैरह हो गए, ठीक है। ये आपके 7.4 से 7.6 के पीएच में बढ़िया काम करते हैं, ठीक है। तो ये इनकी ऑप्टिमम कंडीशन है, आई गेस विशिष्टतम ही बोलते हैं, ठीक है, जिसपे ये सर्वाधिक काम करते हैं। टेम्परेचर की बेटा अगर हम बात करें तो ऐसा देखने को मिला है कि 25 से 40 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर रेंज है जिसमें कोई भी एंजाइम सबसे ज़्यादा काम करता है। और एक ऐसा भी लॉ है जिसके हिसाब से, मतलब 10% लॉ जिसको हम बोलते हैं, जिसके हिसाब से ये पता लगता है कि अगर आप टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाते हो या आप टेम्परेचर को 10 डिग्री कम करते हो तो एंजाइम के काम करने की जो स्पीड है बेटा वो दुगनी या आधी हो जाती है। 10 डिग्री बढ़ाते ही एंजाइम के काम करने की जो स्पीड है वो डबल हो जाएगी, एंड 10 डिग्री कम करते ही उसकी जो क्रिया है वो या जो स्पीड है वो आधी रह जाएगी, ठीक है ना। लेकिन 25 से 40 डिग्री इज दी ऑप्टिमम टेम्परेचर जिस पे कोई भी एंजाइम सबसे ज़्यादा काम करता है। ऐसा देखा गया है बेटा कि अगर टेम्परेचर आपका 25 डिग्री से कम है, ठीक है, तो एंजाइम जो है वो आपके निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहेंगे, हम सक्रिय नहीं हो रहे। और अगर 40 डिग्री से ज़्यादा है बेटा तो इनका विकृतीकरण हो जाएगा, क्योंकि हमने पीछे देखा था एंजाइम आपकी तृतीयक संरचना है प्रोटीन के, इनमें कई सारे बॉन्ड होते हैं। तो अगर बेटा इनमें आपका टेम्परेचर बढ़ गया तो वीक बॉन्ड्स तो सारे टूट जाएंगे, वीक बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो उसके सक्रिय स्थल ही नहीं बचेंगे। सक्रिय स्थल वो स्थल होता है जहाँ पर आकर के क्रियाधार जुड़ता है, तो सक्रिय स्थल नहीं बढ़ेंगे तो बचेंगे, मतलब एंजाइम अब काम ही नहीं कर सकता, एंजाइम का नेचर ही बदल गया, उसका विकृतीकरण हो गया, उसका डीनेचुरेशन हो गया। क्रियाधार की सांद्रता की बेटा अगर हम बात करें तो ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे जैसे क्रियाधार की सांद्रता बढ़ती है, जैसे जैसे क्रियाधार की सांद्रता बढ़ती है वैसे वैसे बेटा उसका एंजाइम के साथ जुड़ना भी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। और एक ऐसा टाइम आता है बेटा जब Vmax अचीव हो जाता है। Vmax मतलब जितने एंजाइम थे वो सारे के सारे क्रियाधार से जुड़ जाते हैं, और वो वेलोसिटी या वो पॉइंट जहां पर 50% एंजाइम बेटा क्रियाधार से जुड़ रहे हैं। Vmax/2 मतलब 50% एंजाइम्स क्रियाधार के साथ जुड़ करके एंजाइम क्रियाधार जटिल बना रहे हैं। Vmax मतलब 100% एंजाइम आपके क्रियाधार के साथ जुड़ करके एंजाइम क्रियाधार जटिल बना चुके हैं। तो हम बात करते हैं Vmax/2 की। तो क्रियाधार की वो सांद्रता जिस पर 50% एंजाइम क्रियाधार के साथ जुड़ करके एंजाइम क्रियाधार जटिल बना चुके हैं, क्रियाधार की उस सांद्रता को बेटा हम Km मिकेलिस मेंटेन कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बेटा एक चीज आती है एंजाइम का संदमन। एंजाइम ये हम देख रहे तापक्रम पीएच क्रियाधार की सांद्रता, ठीक है। अब हम देखें कि एंजाइम का संदमन भी होता है भाई साहब। कुछ होते हैं आपके संदमक, इनको हम बोलते हैं इनहिबिटर्स, ठीक है। इनहिबिटर्स बेटा जो होते हैं ये ऐसे रसायन हैं, ये ऐसे रसायन हैं जो कि एंजाइम की क्रिया को, एंजाइम ऐसे रसायन जो एंजाइम क्रिया को रोक देते हैं, इनको बेटा हम बोलते हैं संदमक। अब ये संदमक बेटा आपके दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके प्रतिस्पर्धात्मक संदमक जिनको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, और दूसरे होते हैं आपके अप्रतिस्पर्धात्मक संदमक या नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। क्या होते हैं? अब प्रतिस्पर्धा किसकी होगी? जो एक जैसे होंगे। तो प्रतिस्पर्धात्मक संदमन में जो संदमक होता है और जो क्रियाधार होते हैं एक जैसे होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो संदमक है वो एंजाइम के सक्रिय स्थल पे जाकर के जुड़ जाते हैं। क्रियाधार के जैसा है ना, तो जाकर के उससे जुड़ जाएगा। लेकिन अप्रतिस्पर्धात्मक संदमक में क्या होता है कि जो संदमक है वो क्रियाधार जैसा नहीं है, ना उसको एंजाइम के क्रियाधार से जुड़ने वाले सक्रिय स्थल से कोई मतलब है। ये कहीं पर भी जाकर के अगर जुड़ जाएगा तो एंजाइम
बेशक क्रियाधार से जुड़ गया, वो काम नहीं करेगा, वो एंजाइम बेकार हो चुका है। ठीक है, लेकिन प्रतिस्पर्धात्मक संदमन में हमने ऐसा देखा है कि अगर संदमक आकर के एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ जाता है, क्योंकि वो आपके क्रियाधार के जैसा था, तो अगर हम क्रियाधार की सांद्रता बढ़ाएंगे बेटा तो वो संदमक को धक्का दे देंगे और वापस से क्रियाधार एंजाइम के साथ जुड़ करके अपनी बाकी की रिएक्शन करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ऐसा देखा जाता है बेटा, क्योंकि प्रतिस्पर्धात्मक संदमन में हम क्रियाधार की सांद्रता बढ़ा करके अपना काम कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट जो होता है वो बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर Vmax बेटा समान रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एंजाइम्स जितने पहले थे उतने ही अब है। ठीक है, लेकिन अप्रतिस्पर्धात्मक संदमन में एक बार संदमक एंजाइम से जुड़ गया तो जुड़ गया, वो एंजाइम बेकार हो गया, मतलब Vmax यहाँ पर बेटा घटता है। टोटल एंजाइम 1000 थे तब, वो सपोज उसमें से 10 के साथ भी जाकर के कोई आपका संदमक जुड़ गया तो 9990 रह गया, सॉरी 1000 थे तो 990 रह गए। ठीक है, लेकिन Km बेटा यहाँ पर समान रहता है, यहाँ पर Km आप बढ़ा या कम करके आप उसको वापस से सक्रिय नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ से केवल इतना पता होना चाहिए। एग्जाम्पल्स आपको इसके पता होने चाहिए, प्रतिस्पर्धात्मक संदमक के एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी में दिए, जैसे कि आपका सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस एक एंजाइम है जो कि सक्सिनेट के साथ जुड़ करके फ्यूमरेट बनाता है। ठीक है, सक्सिनेट क्रियाधार है जो सक्सिनेट एंजाइम के साथ जुड़ करके प्रोडक्ट बनाता है फ्यूमरेट, लेकिन इसी सक्सिनेट के जैसा होता है आपका मैलोनेट। ये मैलोनेट क्योंकि सक्सिनेट के जैसा है तो ये मैलोनेट जाकर के सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस से जुड़ करके उसको निष्क्रिय कर देता है, फ्यूमरेट नहीं बनेगा। इसको बेटा वापस से हम सक्रिय कर सकते हैं, कैसे? सक्सिनेट की सांद्रता को बढ़ा करके, तो Km बढ़ जाएगा, Vmax उतना रहेगा। ठीक है, एक और इसका उदाहरण है बेटा, आपके बॉडी के अंदर फोलिक एसिड सिंथेरेज नाम के एंजाइम होते हैं जो कि पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड पावा के साथ मिलकर के फोलिक एसिड बनाते हैं, क्योंकि नाम ही है फोलिक एसिड सिंथेरेज, तो फोलिक एसिड बनाते हैं किसके साथ जुड़ के? पावा के साथ जुड़ के, तो पावा क्रियाधार हो गया। अब ये फोलिक एसिड बेटा हमारे शरीर में जीवाणु वृद्धि के लिए बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, तो शरीर में जीवाणु वृद्धि हो रही, मतलब कोई भी बीमारी वगैरह जीवाणु से जो होने वाली है वो आसानी से लग जाएगी। जीवाणु बढ़िया वृद्धि करेंगे, बढ़िया आपको बीमार करेंगे। ठीक है, हालांकि हमारे शरीर में कुछ ऐसे भी जीवाणु जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं और काफ़ी ऐसे जीवाणु हैं। अब बीमार हो गए आप, आपको जीवाणु जनित कोई रोग हो गया, तो उस कंडीशन में बेटा जो सल्फर ड्रग्स दिए जाते हैं, ये सल्फर ड्रग्स पावा के जैसे होते हैं, तो ये पैरामीनो बेंजोइक की जगह जाकर के फोलिक एसिड सिंथेसिस से उसके सक्रिय स्थल पर जुड़ जाएंगे। क्योंकि बेटा ये सल्फर ड्रग्स हैं, ये पावा नहीं है, पावा जैसे हैं, तो जुड़ तो गए पर ये आपके फोलिक एसिड सिंथेसिस को निष्क्रिय कर देंगे। कब तक? जब तक कि हम आपके पावा का सांद्रता नहीं बढ़ाते। तो फोलिक एसिड सिंथेसिस निष्क्रिय हो गया, फोलिक एसिड नहीं बना, तो जीवाणुओं की जो वृद्धि हो रही थी वो रुक गई, तो आपकी बीमारी को हमने कंट्रोल कर लिया। समझे या नहीं? ये हो गया लास्ट, एंजाइम का नामकरण और वर्गीकरण। तो नामकरण वर्गीकरण वैसे तो इसमें बहुत लंबी कहानी है, पहले हम कैसे रखते थे उनको, कहाँ से हमने निकाला, उसके बेसिस पे हमने इसका नाम रखा, लेकिन अब हम सिंपल रखते हैं। देखो आपका जो बायोकेमिस्ट्री का जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है बेटा, उसने सिंपल इतना किया है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, उसने ना 6 क्लासेस में वर्गीकृत कर दिया है एंजाइम्स को। ठीक है, 6 वर्गों में, और प्रत्येक क्लास में आपके 4 से 13 उपवर्ग हैं, यानी कि सब क्लासेस हैं। ठीक है, तो ये 6 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 4 से 13 उपवर्ग हैं। हमें फिलहाल केवल इन 6 वर्गों का पता होना चाहिए। तो एक हो गया आपका ऑक्सीडो रिडक्टेस। ऑक्सीडो रिडक्टेस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर रिडॉक्स रिएक्शंस करवा रहे हैं, मतलब एक आपका क्रियाधार रिड्यूस हो रहा है, दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा है। ट्रांसफरेज जो आपकी बॉडी के अंदर कार्यात्मक समूह को एक क्रियाधार से दूसरे क्रियाधार में ट्रांसफर कर रहे हैं। तीसरे हाइड्रोलेज, हमने क्या देखा था? हमने देखा कि पेप्टाइड बंध कैसे बना, 2 अमीनो एसिड के बीच से पानी निकल गया, पानी निकल गया। ठीक है, हाइड्रोलेज क्या करेगा? पानी दे देगा, तो जैसे ही पानी देगा तो HOH जाके अपनी अपनी जगह पे जुड़ जाएगा, अमीनो एसिड अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोलेज क्या करता है? ये पानी दे करके अपघटन कराता है, इसको हम जल अपघटन बोल देंगे, जल अपघटन कराता है। लाइएज क्या करता है बेटा? ये भी तोड़ने का काम करता है, पर ये बिना पानी के तोड़ता है। ठीक है, और इसके जो उत्पाद बनेंगे उनमें आपको डबल बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे। आइसोमरेज क्या करता है? आइसोमर्स समान रासायनिक सूत्र
पर अलग रासायनिक संरचना। तो आइसोमरेज आइसोमर बनवाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना दो, फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर अलग। लाइगेज जोड़ने का काम करता है। तो ये हो गए आपके 6 क्लासेस। लास्ट टॉपिक बेटा जो है इसमें वो है आपका सहकारक, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स बेटा एक तरीके से आई मस्ट से क्या है, कोफैक्टर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब ऐसे मान लो आप जो हाँ ये आपके नॉन प्रोटीन पार्ट है, ठीक है, ये प्रोटीन नहीं होते। अभी हमने क्या देखा, एंजाइम्स जो होते हैं बेटा वो आपके प्रोटीन होते हैं, ठीक है। सहकारक आपके प्रोटीन नहीं होते, पहली चीज। तो हमने क्या देखा, एंजाइम तो प्रोटीन होते हैं मैडम, बिल्कुल सही बात है। तो एंजाइम का जो प्रोटीन भाग होता है उसको बेटा हम बोलते हैं एपो एंजाइम। क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम। ये एपो एंजाइम नॉन प्रोटीन भाग, जो प्रोटीन नहीं है, नॉन प्रोटीन भाग, और इसको हम बोलेंगे बेटा सहकारक, कोफैक्टर्स। सहकारक के साथ मिलकर के एक पूर्ण एंजाइम बनाता है, और इस पूर्ण एंजाइम को बेटा हम बोलेंगे होलो एंजाइम। ये आपका नीट में आ चुका क्वेश्चन, ठीक है। तो एपो एंजाइम और सह एंजाइम मिलकर के बनाते हैं आपका पूर्ण एंजाइम, जिसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम। अब हम बात करें सहकारक की। सहकारक क्या होते हैं भाई साहब, तो ये जो आपके सहकारक होते हैं, नॉन प्रोटीन भाग है ना, ये आपके कार्बनिक हो सकते हैं, ऑर्गेनिक हो सकते हैं, या बेटा ये आपके अकार्बनिक हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, ठीक है। अकार्बनिक में हम देखते हैं कि इसमें मेटल आयंस आते हैं, खनिज आयंस आते हैं, और इनको बेटा हम एक्टिवेटर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। कार्बनिक आपके दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके प्रोस्थेटिक समूह, प्रोस्थेटिक समूह, और दूसरे होते हैं बेटा आपके इसमें सह एंजाइम, जिनको हम बोल देते हैं को एंजाइम्स। अब आपको इनके उदाहरण पता होने चाहिए एक एक, ठीक है। पहली बात तो जो बेटा प्रोस्थेटिक समूह होते हैं ये एपो एंजाइम के साथ एकदम दृढ़ता से जुड़े होते हैं, ठीक है। ये एपो एंजाइम के साथ दृढ़ता से जुड़े होते हैं, मतलब हमेशा ही जुड़े रहेंगे, अलग होते ही नहीं है, ठीक है। सह एंजाइम जो होते हैं ये कार्य के वक्त जुड़ते हैं, ठीक है, ये केवल कार्य के समय आकर के जुड़ते हैं, बाद में फिर अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इनका बेटा सह एंजाइम का एपो एंजाइम के साथ जो जोड़ होता है वो ट्रांजिएंट है, मतलब कुछ क्षण का है, जबकि प्रोस्थेटिक समूह परमानेंटली जुड़े और दृढ़ता से जुड़े, आप अलग कर ही नहीं सकते। एक्टिवेटर्स ये भी बेटा समय के हिसाब से काम करते हैं। इनके एक एग्जाम्पल बेटा, तो आपके जो प्रोस्थेटिक समूह है इसका एग्जाम्पल हो गया आपका हीम, ठीक है। आपका एक एंजाइम होता है कार्बोक्सिलेज, एक होता है ऑक्सीजनेज। ये बेटा आपके ऐसे एंजाइम है जो कि हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ करके, मतलब H2O2 को तोड़ करके H2 और वाटर बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके H2O2 को तोड़ने के लिए काम आते हैं। H2O2 को तोड़ने के लिए, मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ने के लिए जो कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज काम आ रहे हैं बेटा, इसमें अगर हीम नहीं होगा तो ये तो उसके लिए जो आपका प्रोस्थेटिक समूह है इन दोनों एंजाइम का, वो है आपका हीम। सह एंजाइम में बेटा उदाहरण आपने सुना होगा NAD, NADP, निकोटिनामाइड, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। एक मिनट, निकोटिनामाइड, एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, और यहाँ पे डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। तो ये जो आपके NAD NADP है, यहाँ आपने देखा होगा यहाँ पे भी NAD लग गया, यहाँ भी NADP, आपने उसमें स्पेशली बॉटनी में फोटोसिंथेसिस वगैरह में कई सारी ऐसी रिएक्शंस, रेस्पिरेशन में कई सारी ऐसी रिएक्शंस पड़ेगी, यहाँ भी NAD, यहाँ भी NAD, यहाँ पे NADP, यहाँ पे FAD, यहाँ पे G, ठीक है, GDP जो भी आ गया। तो यहाँ पर बेटा ये जो NAD NADP होते हैं बेटा, ये आपके विटामिन B व्युत्पन्न होते हैं, और विटामिन B में भी अगर हम बात करें तो ये विटामिन B3 व्युत्पन्न होते हैं, जिसको हम बोलते हैं नियासिन। तो ये नियासिन से बनते हैं बेटा, विटामिन B3 से बनते हैं। और ये जब कोई एंजाइम काम कर रहा है, जिनको NAD या NADP की जरूरत है, ये जाकर के जुड़ जाएंगे, और जैसे उनका काम हो गया वहां से निकल के अगले एंजाइम के साथ जाके जुड़ जाएंगे और उसका काम करवा देंगे, ठीक है।
मेटल आयंस का एक एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में दिया है जिंक आयन, ठीक है। ये जिंक आयन बेटा जो होते हैं आपकी आंत में एक एंजाइम है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, जो कि प्रोटीन का पाचन करवाता है आंत में, छोटी आंत में, ठीक है। तो उस कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को काम करने के लिए जिंक आयन की जरूरत है, और जिंक आयन नहीं होगा तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज काम नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिली है कि ये जितने भी आपके सहकारक होते हैं, को फैक्टर्स होते हैं, ये अगर हम इनको एंजाइम से या प्रोटीन भाग एपो एंजाइम से अलग कर दें, तो जो आपके एपो एंजाइम है उनके काम करने की जो क्षमता है वो काफ़ी हद तक कम या ख़त्म हो जाती है। तो इस समय ये पता लगता है कि जो सहकारक हैं ये बहुत ज़रूरी हैं किसी भी एंजाइम के काम करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ख़त्म होता है बेटा आपका चैप्टर सारांश। हमने पूरे चैप्टर का सारांश ही पढ़ा है। अब आपको इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, मॉड्यूल से करो, PYQs करो, जो भी आपके पास किताबें हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस बेटा आप इसके लगाइए। दिस इज इट, ठीक है। यहाँ पर ख़त्म होता है अपना जय वड़ू। नेक्स्ट फाइन में अपने हम क्लास 12 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।